सो वी आर कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहले जो 2 वीडियोस हैं उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। उम्मीद है आपने उन दोनों वीडियोस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उन 2 वीडियोस को देखिए, वहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आएंगे। अब जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या चेंजेस प्री ओव्यूलेटरी फेज में आ रहे हैं। So what are the changes that are occurring in the pre-ovulatory stages of the menstrual cycle? हम जानते हैं कि menstrual cycle के करीब करीब सेंटर में ओव्यूलेशन होता है और इसीलिए इससे पहले के जितने भी इवेंट्स हैं उनको हम प्री ओव्यूलेटरी कहेंगे और जो भी इवेंट्स बाद में हो रहे हैं उनको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट्स कहेंगे। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा। इसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओव्यूलेशन से पहले क्या चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़ हम ये जानते हैं कि कुछ चेंजेस ओवरी में आ रहे होंगे और कुछ चेंजेस ओवरी में मतलब फॉलिकल में चेंज आ रहा होगा। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पर्पस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड कुछ चेंजेस किस में आ रहे होंगे, यूट्रस में आ रहे होंगे। हम इन दोनों को भी देखेंगे और इन दोनों को एक दूसरे के साथ में कोरिलेट भी करेंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद क्या है। सो लेट अस बिगिन दीज चेंजेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड। तो ओव्यूलेशन तक हम इस काम को करेंगे, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने ये कहा कि ये इस पर्टिकुलर फेज की हम बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं शुरू में प्राइमॉर्डियल फॉलिकल्स है और आप जानते हैं कि प्राइमॉर्डियल फॉलिकल में, मैं दोबारा इस बात को बना रहा हूं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक प्राइमॉर्डियल फॉलिकल बना लेते हैं ताकि बार बार हमें इसमें दोबारा ना बनाना पड़े। हमने ये कहा कि प्राइमॉर्डियल फॉलिकल में एक oocyte है जो फीटल लाइफ में डेवलप होना शुरू हो गया है और ये प्राइमरी oocyte है डिक्टायोटीन स्टेज पर अरेस्टेड है। ये शायद अब आप समझ गए होंगे अगर आपने पहली 2 वीडियोस देखी हैं। इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर में छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्हें अभी हम फॉलिकल सेल कह रहे हैं और थोड़ी देर में इन्हें हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि ये प्राइमॉर्डियल फॉलिकल है। सो दिस इज प्राइमॉर्डियल फॉलिकल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट हैज़ वी आर सेइंग इट हैज़ अ प्राइमरी oocyte। तो इसके अंदर जो डेवलपिंग ओवम है वो प्राइमरी oocyte है जो कि मियोसिस 1 डिप्लोटीन पर अरेस्टेड है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हमने ये कहा कि ये जो फॉलिकल्स हैं ये अब डेवलप होना शुरू होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये डेवलप नहीं कर रहे थे। मैं तीसरी चौथी बार आपको बता रहा हूं कि GnRH नहीं था। GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ने गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज किए और ये जो गोनाडोट्रोपिन्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन है, FSH और LH। FSH और LH ये आना शुरू हो गए। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जो रिलीज होता है वो बड़ा पल्सेटाइल होता है। तो मतलब एकदम गया नीचे आया, फिर गया ऊपर गया, फिर नीचे आया। दिस इज अ पल्सेटाइल फ्लो रादर देन अ स्टेबल फ्लो और एन इंक्रीजिंग फ्लो। इस तरह का स्मूथ फ्लो नहीं होता। द फ्लो इज वेरी पल्सेटाइल। हम बात कर रहे हैं GnRH की। GnRH का जो सिक्रीशन है वो पल्सेटाइल है। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट रीजन, लेकिन अगर ये पल्सेटाइल फ्लो ना हो तो फिर FSH और LH का रिलीज होना उतना संभव नहीं हो पाता है और फॉलिकल की डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो जस्ट एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा कि GnRH जो रिलीज होता है वो पल्सेटाइल मैनर में रिलीज होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इसकी वजह से ये जो GnRH रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से। और आप जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन है उन्होंने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे और उसने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन्स FSH और LH। खास तौर पे हम बात करेंगे FSH की। तो FSH का नाम देखिए, FSH का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इस हार्मोन की वजह से ये जो फॉलिकल जो कि प्राइमॉर्डियल फॉलिकल था अरेस्टेड था इस स्टेज से, इससे आगे डेवलप नहीं कर पा रहा था, उसकी डेवलपमेंट की शुरुआत ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा और बाद में इसमें मदद कौन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा। फिर बाद में ये दोनों हार्मोन्स मिलकर के इस फॉलिकल की क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। लेकिन शुरुआत किसने करी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने।
तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जब मैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में करूंगा तो एक पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब करीब आखिर में FSH आना शुरू हो जाता है। सो द फर्स्ट हार्मोन टू अपीयर वुड बी FSH, और इस FSH की वजह से ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये डेवलप होना शुरू होंगे। तो आपने देखा, मैंने अभी आपसे कहा कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होना शुरू होंगे, तो दैट मींस आई एम टॉकिंग ऑफ अ प्लूरल टेंस, प्लूरल सेंस की बात कर रहा हूं, मल्टीपल फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। इधर देखिए, मैं ये जानता हूं कि एक ही ओवम रिलीज होता है, हर फॉलिकल के अंदर क्या है, oocyte है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ नंबर ज्यादा होते हैं, एक नहीं होता, कई प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप होने होते हैं। बाद में जाकर के कोई एक फॉलिकल डोमिनेंट बन जाएगा, कोई एक फॉलिकल क्या बन जाएगा, डोमिनेंट बन जाएगा, और वो ही फिर डेवलप करेगा नॉर्मली एक सिंगल ओवम रिलीज करने के लिए, और जो इसके साथ जो बाकी फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे उनमें भी एट्रेजिया हो जाएगा। तो एक और बात समझ में आ गई, टू बिगिन विद मल्टीपल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग विद इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। later on what happens that one of the primordial follicles becomes the dominant follicle, the other that were developing undergo atresia, so that means they do not develop and release the ovum. This is a very very important thing। एक बात और समझ लीजिए बड़े ध्यान से, आपने देखा था कि 7 मिलियन के करीब प्राइमोर्डियल फॉलिकल फीटल लाइफ में बने थे, तो 7 मिलियन 70 लाख होता है, so 1 मिलियन would be 10 lakhs, so that is a huge number। इसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनार्के से मीनोपॉज पे हो रही है, तो मान लीजिए एज से फॉर एग्जांपल 15 से 50, दिस वुड बी अराउंड 350, this would be around 35 years, and 35 years would be 35, let me do the math, गलत ना हो, around 420 months। So 420 months में हम ये कह रहे हैं कि करीब करीब बीच में अगर प्रेगनेंसी का इशू है या कोई और इशू है, तो अप्रॉक्सीमेटली इस 35 साल में फीमेल केवल 400 ओवा रिलीज करेगी, ओनली 400 ओवा इन अप्रॉक्सीमेटली 35 years। Now just try to understand the magnitude, the difference in magnitude that I am trying to emphasize. In the semen, per ml ejaculate may have on a higher side 400 million sperm. 400 million sperm in 3.5 ml. Per ml it may be 100 to 120 ml. So one time ejaculate may have per ml 100 to 120 million sperms। This is obviously on a higher side, and therefore because the average volume of semen may be around 3.5 ml, so we are looking at a number of 400 million per ejaculate on a higher side। Now you compare only 400 and 400 million, and can you understand that the majority of the follicles are not destined to release the ovum? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ज्यादातर फॉलिकल डेवलप होकर के ओवम रिलीज नहीं करेंगे? जो उनका एक तरह से फेट समझ लीजिए ज्यादातर फॉलिकल्स का, वो एक्चुअली ये होगा कि उनमें एट्रेजिया हो जाएगा, वो डेवलप ही नहीं करेंगे, वो डीजेनरेट कर जाएंगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। फॉलिकल इसलिए डेवलप हो रहे हैं कि फॉलिकल के अंदर oocyte है, और ये oocyte डेवलप होकर के क्या बनाए, ओवम। लेकिन मैंने आपसे कहा कि दैट वुड बी अ रेयरिटी, कि एक फॉलिकल डेवलप होकर के क्या बनाए, ओवम बनाए। दिस इज नॉट द नॉर्म, दिस इज एक्चुअली अ रेयरिटी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 7 मिलियन में से केवल अप्रॉक्सीमेटली 400, that too in the entire reproductive age, that may span an approximately 35 years of life of a female। That is the number, that stark contrast in the numbers that we are looking at। Can you imagine the difference? तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो हमने देखा कि अभी प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होना शुरू हुआ है, और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होकर के दिस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी follicle। So let us take a color scheme for this। हम एक कलर स्कीम ले लेते हैं और इसी कलर स्कीम को फॉलो करेंगे। तो हमने ये कहा कि हम oocyte को थोड़ा सा रेड कलर में दिखाते हैं, और हम एक काम करते हैं कि इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं, जिसे अभी आप फॉलिकल सेल्स कह रहे हैं, इनको हम ब्लू कलर में दिखा देते हैं। और ये सेल्स कुछ इस तरह से छोटे, ज़्यादा डेवलप नहीं होते। सो आई विल मेक अ करेक्ट डायग्राम, एंड प्लीज़ लेट मी मेक द करेक्शन हियर। हमने कहा ये oocyte है, और इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर में छोटे छोटे सेल्स हैं। दिस इज हाउ द सेल शुड बी मेड। और अब आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर जो है ये प्राइमरी oocyte है, और ये जो बाहर है ये फॉलिकल सेल्स है।
और इस स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा है, प्राइमॉर्डियल फॉलिकल। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो प्राइमॉर्डियल फॉलिकल है ये डेवलप होकर के प्राइमरी फॉलिकल बना, और बेसिकली इसके पीछे जो हार्मोन है वो FSH है। हम ये कह रहे हैं कि FSH के बाद में दूसरा हार्मोन भी आ जाएगा जिसे हम कहते हैं LH। दोनों मिलकर के इसकी एक्चुअली डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन शुरुआत किसने करी है, FSH ने करी है। और हम ये कह सकते हैं कि प्राइमॉर्डियल फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी फॉलिकल में। जो कंट्रास्ट आएगा प्राइमॉर्डियल और प्राइमरी फॉलिकल में वो ये आएगा कि यहां पर जो oocyte है वो अभी भी प्राइमरी oocyte है, अभी भी प्राइमरी oocyte है, अभी भी अरेस्टेड है डिप्लोटीन पर। ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं जिसको अब आप ग्रैनुलोसा सेल्स कह सकते हैं, ये आप देख रहे हैं थोड़े से टॉल हो गए हैं, सो दे बिकम टॉल। कैन यू सी दैट देयर इज अ चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द सेल्स that are surrounding the oocyte. So can you see the difference between primordial and the primary follicle? So हमने ये कहा कि ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया है। प्राइमरी फॉलिकल में अभी भी हमारे पास प्राइमरी oocyte है, और हमने ये कहा कि ये थोड़े से सेल टॉल इलोंगेटेड हो गए हैं। इस स्टेज पर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर आपको दिखाई दे सकती है दोनों के बीच में। हालांकि वो नेक्स्ट स्टेज जिसे आप सेकेंडरी फॉलिकल कह रहे हैं उसमें बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देगी, लेकिन आप जानते हैं देयर इज अ वेरिएशन इन द ह्यूमन फंक्शंस। सो यहां पर भी आपको एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर दिखाई दे सकती है। तो ये याद रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल में भी एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर दिखाई दे सकती है, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा सेकेंडरी फॉलिकल में जहां ये बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देती है। लेकिन प्राइमॉर्डियल और प्राइमरी फॉलिकल के बीच में बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए कि अब मैं इन सेल्स को क्या कह रहा हूं, ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये कैसे हैं, इलोंगेटेड हैं, और ये इस तरह के टॉल सेल्स हो गए हैं। सो अब अभी हमने फिर यहां पर ये कहा कि ये प्राइमरी oocyte है। सो लेट अस राइट इट एज अ प्राइमरी oocyte, स्टिल इट इज अरेस्टेड एट meiosis 1, एंड लेट अस से दैट दीज आर what are called as granulosa cells। इसको आपने क्या कहा, ग्रैनुलोसा सेल्स। अब हुआ ये है कि FSH के साथ में LH भी आ गया है, अब दोनों मिलकर के इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमॉर्डियल फॉलिकल था। सो दीज आर कंफ्यूजिंग टर्म्स, प्लीज ध्यान रखिएगा। दिस वाज द प्राइमॉर्डियल फॉलिकल, दिस हैज been converted into what is called as a primary follicle. The further development leads to the formation of a secondary follicle. तो मैं जो अब स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसे हम secondary follicle कहेंगे। secondary follicle में भी अभी primary oocyte है। Now please understand, this is primary oocyte. Still it is primary oocyte arrested at meiosis 1. It has not completed meiosis 1. और अब हम ये कह रहे हैं कि इसके चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होगी, और इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। So that means we are looking at a layer that is surrounding the oocyte. This layer is made up of glycoprotein, and the name of the layer is zona pellucida. So this is very, very important. And what has happened because of the gonadotropins, that the number of the granulosa cells have increased, and there are now multiple layer of granulosa cells. Now this is very, very important to understand. These are multiple layers of granulosa cells. Can you see the development of the follicle here? So this follicle has now developed into a secondary follicle. You can easily differentiate between the two. And then what happens, that these granulosa cells are surrounded by a structure which is called as the basal lamina. So this structure is called as the basal lamina, and surrounding the basal lamina would be some cells derived from stroma. So these cells, they get attached on the outer side of the basal lamina, and we will call these cells as the theca cells. So these cells, again I am saying, derived from stroma, they are called as the theca cell. Now are you seeing a secondary follicle? This secondary follicle has been possible because of both hormones, FSH as well as LH hormones. So let us try to make this secondary follicle here and label it as well. So we are saying that still it is a primary oocyte arrested at meiosis 1, prophase 1 diplotin. This is surrounded by
a glycoprotein layer which is called as zona pellucida. Incidentally, this space would be called as the perivitellin space. It is a potential space. What I am showing you is to differentiate clearly the two things. इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये जो स्पेस है इसे आप पेरीविटलिन स्पेस कह सकते हैं। और फिर हमने ये कहा कि इसके चारों तरफ मल्टीपल लेयर में ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे। So these are the granulosa cells in multiple layers that are surrounding the oocyte outside the glycoprotein layer, which is called as the zona pellucida. This zona pellucida will play a very, very important role in different functions that we are going to see during the implantation event especially, and also in fertilization of the oocyte by the sperms. So this becomes the multiple layers of, let us say, granulosa cells, and we are saying that this is surrounded by a basal lamina, and this is the basal lamina that you can see, and we are looking at what are called as the clusters of theca cells. So this is absolutely clear now. So this is very, very simple. This is very, very basic. I am trying to simplify as much as possible, and you can understand now exactly what is happening. So let us label it again. So this is still primary oocyte, and we are saying that this is a glycoprotein layer. So GP will be glycoprotein layer. We are calling it as zona pellucida. I hope you are understanding. And these are the multiple layers of granulosa cells. This layer I am calling it as a basal lamina, and outside I am saying there are theca cells. So this has happened. So this is what we are saying. So what I am describing right now are the events that are occurring in the ovary. So that means if you have seen my last video, we are looking at the ovarian cycle right now, and we are looking at what phase. In pre-ovulatory phase it will be called as the follicular phase. और ये जो follicular phase है, ये ovary के अंदर follicles develop हो रहे हैं, and we are not surprised कि जो चीज़ अभी इसको करवा पा रही है, जिसकी वजह से ये फॉलिकल डेवलप होना शुरू हुए हैं, वो एक्चुअली कौन है? FSH एंड LH। हम जानते हैं कि इन दोनों का नाम गोनाडोट्रोपिन इसीलिए है कि वो गोनाड्स के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट को शुरू करेगा। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर FSH LH है। हम बात कर रहे हैं कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं? फॉलिकुलर स्टेज की बात कर रहे हैं। क्लासिकली मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में जो स्टेज है उसे आप क्या कहेंगे? फॉलिकुलर फेज कहेंगे। लेकिन क्योंकि मैं खाली ओवरी के इवेंट्स बता रहा हूं, तो मैं पहले 2 से 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें फॉलिकल की डेवलपमेंट शुरू हो गई होगी। असली डेवलपमेंट ये फॉलिकुलर फेज में हो रही है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि करीब 5th डे से 14th डे तक, या 4th डे से 14th डे तक, ये जो पर्टिकुलर ये जो 6 दिन के बाद में जो ये स्टेज आएगी, इसको आप क्या कह रहे हैं? फॉलिकुलर फेज कह रहे हैं। बल्कि जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन तक ये फॉलिकल डेवलप होगा। तो ये 6, 7, 8 दिन की जो स्टेज आएगी, इसे आप फॉलिकुलर फेज कह रहे हैं। इसमें बेसिक डेवलपमेंट होगी फॉलिकल की। ये 6, 7, 8 कैसे आया कि आप पहले 2 से 5 दिन के करीब किसको छोड़ देंगे? मेंस्ट्रुअल फ्लो के छोड़ देंगे, और उससे पहले हम देखेंगे कि 36 आवर्स before ovulation something else happen. Till that time the follicle actually develops virtually completely, and therefore this is a stage of 6, 7, 8 days that is called as the follicular phase, in which the follicle is developing, and we will soon see that this oocyte will also be developing, and this will lead to generation of a mature follicle which will be called as the Graafian follicle, that will rupture to release this particular oocyte from the ovary. तो ये चीज होनी है यहां पर। तो अब तक ये हो गया है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। अब आप एक बात ये समझिए, यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसको ध्यान से समझिए कि ये जो FSH आया है, ये जो FSH हार्मोन आया है, ये एक्ट करता है थीका सेल्स पर, ये एक्ट करता है थीका सेल्स पर, और जो ये थीका सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक एंड्रोजन। मैं सोच समझ के कह रहा हूं, आप भी सोच समझ के समझिए इस चीज को। तो हमने क्या बनाया है? एंड्रोजन।
और एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन को कहते हैं। तो ये थीका सेल्स क्या बना रहे हैं? एंड्रोजन बना रहे हैं। किस हार्मोन की बात कर रहे हैं हम? एफएसएच की बात कर रहे हैं। और ये एफएसएच सेल्स ने एक्ट किया किसके ऊपर? थीका सेल्स के ऊपर, जिन्होंने बनाया एंड्रोजन। और जिस एंड्रोजन की हम बात कर रहे हैं वो एंड्रोस्टीनडायोन है, और ये एक कॉमन एंड्रोजन है जो किसने बनाया? थीका सेल्स ने। साइमल्टेनियसली ये एफएसएच विल आल्सो स्टिमुलेट ग्रैनुलोसा सेल्स। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ग्रैनुलोसा सेल्स को। बड़े ध्यान से समझते जाइए। तो ये किस पर एक्ट करेगा? ग्रैनुलोसा सेल्स पर। और ग्रैनुलोसा सेल्स एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज कर पाएंगे जिसे हम एरोमेटेस कहते हैं। ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बेसिक फंक्शन याद हो जाए। ये सब चीजें शायद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एरोमेटेस, लेकिन एक अच्छे बच्चे के लिए जब हम बात करते हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं, ताकि हमें अपनी लाइंस जो है किताब की वो समझ में आ जाए। तो मैं क्या हो रहा है उसके पीछे ये कैसे हो रहा है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि क्या हो रहा है ये याद रह जाए। तो हमने ये कहा कि यहां पर कौन आ गया? एरोमेटेस आ गया। और इस एरोमेटेस की वजह से ये जो एंड्रोजन है इसको ग्रैनुलोसा सेल सिक्रीट करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन में। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रैनुलोसा सेल्स जो एरोमेटेस बना रहा है वो इस एंड्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। और फिर ये ईस्ट्रोजन आप कहते हैं कि ग्रैनुलोसा सेल सिक्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी आपको समझ में आ गई। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज समझ लीजिएगा इस बात को कि बाद में हम ये देखेंगे कि ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं फॉलिकल के, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहते हैं इनिबिन। तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये एक और हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, इस हार्मोन को हम कहेंगे इनिबिन। और जब एक तरह का नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होगा और ये इनिबिन इसके फंक्शंस पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। और ये जो क्वेश्चन है ये नीट में आया हुआ है, इनिबिन का असर किसमें? फीमेल्स में। तो ये याद रखिए कि एफएसएच की वजह से ग्रैनुलोसा सेल एरोमेटेस बना रहे हैं जो कि एंड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये ठीक है कि ग्रैनुलोसा सेल्स ने ईस्ट्रोजन सिक्रीट किया, लेकिन उसका प्रीकर्सर किसने बनाया? थीका सेल ने। और क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर लेवल पे चाहिए और मैं इस काम को जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, तो ये जो रेगुलेशन है किसके हाथ में दे दिया? ग्रैनुलोसा सेल्स के। कि ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है फॉलिकल के, ये एक और हार्मोन बनाते हैं, इसका नाम है इनिबिन। और ये इनिबिन इनिबिट करता है किसको? एफएसएच को। ध्यान दीजिए नाम क्या है? इनिबिन। तो आपको समझ में आ सकता है कि इसका एक्शन क्या होगा एफएसएच पर। तो हम जो अब पहला हार्मोन जो स्टीरॉयड हार्मोन है जो ओवरी का फॉलिकल प्रोड्यूस करता है उसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन। तो आप ये समझ गए कि ये कहानी शुरू हो गई है और ईस्ट्रोजन आना शुरू हो गया। देयर विल बी अ फ्लूइड दैट विल बी कनेक्टेड इन द ग्रैनुलोसा सेल्स। तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है इसके बीच में आप देखेंगे एक फ्लूइड इकट्ठी होनी शुरू होगी। और जब ये फ्लूइड इकट्ठी होनी शुरू होगी तो कैन यू इमेजिन कि यहां पर एक कैविटी अपीयर होगी और उस कैविटी में फ्लूइड होगी। फ्लूइड में एक हार्मोन होगा, उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन, जो ग्रैनुलोसा सेल्स ने बनाया है कन्वर्ट करके उसका प्रीकर्सर जो कि एक एंड्रोजन था, जो बनाया था किसने? थीका सेल्स ने, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो फॉलिकल है दैट विल फर्दर डेवलप इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वेसिकुलर फॉलिकल। तो वेसिकल का शब्द आप समझ सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड भरी हो, इसे आप क्या कहते हैं? वेसिकल। तो अभी हम देखेंगे क्योंकि वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बीच में आएगी तो उस टर्शियरी फॉलिकल को आप वेसिकुलर फॉलिकल भी कह सकते हैं। तो अब आप बहुत ध्यान से बात को समझते जा रहे हैं। और अब हमने कहा कि ये एफएसएच और एलएच जो है वो क्या कर रहे हैं? वो इनको क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल को। किस में? टर्शियरी फॉलिकल में। और टर्शियरी फॉलिकल में मैं खास तौर पे ये देखूंगा कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आएगी जिसकी वजह से बीच में एक स्पेस आएगी और ये जो पर्टिकुलर oocyte है, डेवलप जो oocyte है वो एक पोल की तरफ पुश हो जाएगा एंड इट विल बी सस्पेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स एट वन ऑफ द पोल्स ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल। तो जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब समझिए। हम ये कह रहे हैं कि ये oocyte है, ये oocyte है। आप देख रहे हैं मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये क्या है? oocyte है। दिस इज द oocyte. This is the oocyte. I know that it would be surrounded by a layer of glycoprotein which is called as zona pellucida. ये भी आप जानते हैं। Let me make the basal lamina first.
तो सबसे पहले मैं एक बेसल लेमिना बना लेता हूं। ये बेसल लेमिना है, ये वाली मैंने बनाई है। और मैंने आपसे ये कहा कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनके बीच में एक फ्लूइड इकट्ठी होगी, कुछ सेल्स एक पोल पर इकट्ठे हो जाएंगे और उन्होंने सस्पेंड कर रखा होगा इस डेवलपिंग oocyte को। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कुछ सेल्स हैं जो कि एक तरह का स्टॉक बन रहे हैं जिसमें सस्पेंडेड है oocyte, और बाकी जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। कैन यू सी दिस? और क्या आपको एक बीच में कैविटी दिखाई दे रही है? और इस कैविटी में हमने कहा कि एक फ्लूइड भरी होगी और इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? वेसिकुलर फॉलिकल। इसको हम कहेंगे एंट्रम। अभी मैं वहां पर लेबल करूंगा इसको हम कहेंगे एंट्रम। इसके अंदर जो फ्लूइड होगी उसे हम कहेंगे एंट्रल फ्लूइड। नीडलेस टू से बेसल लेमिना के सामने अब आप बाहर की तरफ देखेंगे, नंबर ऑफ थीका सेल्स क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं। कैन यू सी दैट दीज थीका सेल्स आर एक्चुअली इंक्रीज्ड इन नंबर? दिस इज वेरी वेरी इजी टू सी। तो ये भी चीज डेवलप हो गई है। अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ थीका सेल्स इंक्रीज हो गए हैं। एंड व्हाट यू विल सी इज कि इस थीका सेल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू आ गया है। सो चारों तरफ क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिमार्केट कर रहा है। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड एज अ टर्शरी फॉलिकल और व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एज वेसिकुलर फॉलिकल? तो हम इस फॉलिकल को दोबारा बनाते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमने ये कहा कि ये oocyte है और इसके चारों तरफ हमने कहा जोना पेलुसिडा है। मैंने आपसे ये कहा कि लेट अस मेक द बेसल लेमिना फर्स्ट। बनाने में आसानी हो जाएगी। देन वी विल मेक द सेल्स दैट विल सस्पेंड और विल एक्ट एज द स्टॉक ऑफ द सस्पेंडेड oocyte। आप देख रहे हैं कि इस oocyte जो कि सस्पेंडेड है ये इस मास ऑफ सेल्स में है, और आप ये देख रहे हैं कि बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स इस तरह से ओरिएंटेड हो गए हैं। दीज आर व्हाट आर कॉल्ड एज ग्रेनुलोसा सेल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और आप देख पा रहे हैं कि बीच में एक कैविटी अपीयर हो रही है। इस कैविटी को हम कहेंगे एंट्रम और इसके अंदर जो फ्लूइड होगी उसे कहेंगे एंट्रल फ्लूइड। और इसके बाहर हमने कहा कि कुछ मल्टीपल लेयर्स में क्या आ जाएंगे। लेट मी चेक द कलर स्कीम। यस ऑब्वियसली, सो दिस इज द ब्लैक कलर दैट आई एम मेकिंग द थीका सेल्स। अभी आपको नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें भी डेवलपमेंट हुई है। ये नंबर ऑफ थीका सेल्स हैव इंक्रीज्ड as you can see, and this theca cells, they are now surrounded by a connective tissue. So they are surrounded by a connective tissue on the outer side. So this is the structure we are calling as tertiary follicle और vesicular follicle. तो इसको अब हम लेबल करते हैं। ये है oocyte, ये है oocyte। इस पर मैं एस्टेरिक मार्क लगा रहा हूं क्योंकि इसको लेबल करने के बाद में हम देखेंगे कि ये oocyte कौन सा है। याद रखिए कि अब तक जो भी मैंने फॉलिकल बनाया सब में प्राइमरी oocyte था। ये वही प्राइमरी oocyte था जो कि अरेस्टेड था किसके ऊपर? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। तो यहां पर हम देखेंगे कुछ चेंज आएगा, लेकिन कहेंगे अभी भी oocyte। तो मैंने एस्टेरिक्स मार्क लगा दिया है। इसके चारों तरफ हम देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, इसे हम जोना पेलुसिडा कह सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो सेल्स हैं, स्पेशली इन सेल्स की बात कर रहा हूं जो सस्पेंड कर रहे हैं किसको? oocyte को। इन सेल्स को अब आप कहेंगे क्यूमुलस oophorus। तो इन सेल्स को आप कहते हैं क्यूमुलस oophorus। ध्यान दीजिएगा, ये जो कैविटी आई है इसको आप कहते हैं एंट्रम। हमने कहा इसमें एक फ्लूइड होगी, उसे एंट्रल फ्लूइड कहेंगे, उसमें ईस्ट्रोजन होगा। और इन वाले सेल्स को अब आप कहेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स। सो दे आर दी ग्रेनुलोसा सेल्स। और इनके चारों तरफ आप जानते हैं बेसल लेमिना। और क्योंकि अब दो लेयर देख रहे हैं आप बेसल लेमिना के बाहर, अंदर वाली लेयर में सेल है, बाहर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो टर्शरी फॉलिकल में आप जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि अंदर जो सेलुलर लेयर है इसे आप कहेंगे थीका इंटरना, और बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है इसे आप कहेंगे थीका एक्सटर्ना। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके बाहर यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ पर बाहर कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इसको थीका इंटरना नहीं कहा। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ? इसको थीका इंटरना, क्योंकि मेरे पास अब एक थीका एक्सटर्ना है। तो एक बार बड़े ध्यान से देखिए,
ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शरी या वेसिकुलर फॉलिकल है। और इसी टर्शरी या वेसिकुलर फॉलिकल की जो फाइनल स्टेज है उसे आप ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द ग्राफियन फॉलिकल, द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज व्हाट इज द मैच्योर्ड स्टेज ऑफ टर्शरी फॉलिकल इज कॉल्ड। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इट हैज बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट R.D. Graf, the person who discovered the human ovum, and it is the Graafian follicle that will actually rupture to produce the oocyte. I hope this thing is absolutely clear. तो मैं यहाँ पर अब इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ। मैंने ये सारे डायग्राम्स कहाँ पर बना दिए हैं, वहाँ साइड पर बना दिए हैं। उम्मीद है आपको सारे डायग्राम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ये स्पेस चाहिए अपने कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज द रीज़न मैंने ये सारे के सारे डायग्राम्स वहाँ पर बना दिए। आपको अब तक ये भी समझ में आ गया कि ये जो फॉलिकुलर फेज है इसमें ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte था जो कि अरेस्टेड था मियोसिस 1 पे। ये जो चेंज है ये टर्शरी फॉलिकल में आएगा। तो बिगिनिंग ऑफ द टर्शरी फॉलिकल जो प्राइमरी oocyte है, ध्यान दीजिए, प्राइमरी oocyte विल बी अ डिप्लॉयड सेल। प्राइमरी oocyte इज अ डिप्लॉयड सेल। अब जाकर के इस पर्टिकुलर स्टेज में जहां पर मैंने oocyte पर एस्टेरिक्स लगाया है, ये प्राइमरी oocyte नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी oocyte now complete, so we will call it as a primary oocyte. So we are saying that this primary oocyte completes meiosis 1. So it completes meiosis 1 and results in the formation of two unequal cells. One is larger, one is very small. तो एक बहुत बड़ा सेल है, एक बहुत छोटा सेल है। ये फिर स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 कंप्लीट किया था और 2 सेल्स बनाए थे, दोनों इक्वल साइज के थे, जिन्हें हमने कहा था सेकेंडरी oocyte। लेकिन समथिंग अनयूजुअल हैज हैपेंड हियर। द प्राइमरी oocyte हैज डिवाइडेड टू प्रोड्यूस 2 अनइक्वल सेल। बोथ सेल्स विल बी, बिकॉज ये मियोसिस 1 है, आप जानते हैं रिडक्शन डिवीजन होगा, तो ये दोनों सेल्स क्या हैं, एक्चुअली हैप्लॉइड हैं। और इसमें जो छोटा सेल है इसे आप कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी आपको यहां पर पेरीविटलिन स्पेस में दिखाई दे सकती है। और ये जो बड़ा वाला सेल है इसे आपने कहा सेकेंडरी oocyte। ये जो सेल है मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म रिटेन करता है मदर सेल का। ये जो 2 अनइक्वल सेल बने हैं, तो ये जो अब स्ट्रक्चर है, ये जिस oocyte पर मैंने एस्टेरिक मार्क लगाया है, ये टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte नहीं है, ये सेकेंडरी oocyte है। प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया है, पहली पोलर बॉडी रिलीज कर दी है और खुद किस में कन्वर्ट हो गया है, सेकेंडरी oocyte में। एंड टू ऐड टू योर कंफ्यूजन, दिस सेकेंडरी oocyte एक्चुअली बिगिंस मियोसिस 2। इट बिगिंस मियोसिस 2। ध्यान दीजिएगा बेटे, इसने क्या शुरू कर दिया, मियोसिस 2 शुरू कर दिया और जाकर के मेटाफेज 2 पर ये फिर क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसमें जो oocyte है ये सेकेंडरी oocyte है, और ये सेकेंडरी oocyte इसने शुरू कर दिया है मियोसिस 2 और मेटाफेज 2 स्टेज पर जाकर के ये क्या हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है। हालांकि अब ये हैप्लॉइड है। अब 2 क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म रिटेन किया सेकेंडरी oocyte ने। इसका रीजन ये है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा oocyte को, वो जो स्पर्म है उसके अंदर सिग्निफिकेंट साइटोप्लाज्म नहीं होता। So it is virtually lacking. Say for example, I should not say there will be no cytoplasm. I am saying there will be no significant amount of cytoplasm present in the sperm. It does not contribute anything to the cytoplasm. Now the problem is कि शुरू में जब जाइगोट बनेगा और जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डिविजन्स होंगे इम्प्लांटेशन से पहले खास तौर पे, उनके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो जो न्यूट्रिशन है वो इस पर्टिकुलर फ्लूइड में होगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वन ऑफ द सेल्स हैज रिटेन मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसके बनने की क्या जरूरत थी। आप जानते हैं मियोसिस 1 होगा तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा, तो यहां पर 46
क्रोमोसोम थे, यहाँ 23 क्रोमोसोम होंगे। तो बचे हुए 23 क्रोमोसोम्स के लिए आपको एक डंपिंग ग्राउंड चाहिए। अगर आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करना है तो एक डिवीजन के बाद में एक सेल से 2 सेल बनने हैं, तो एक सेल का काम यह होगा कि इट विल एक्ट एज द डंपिंग ग्राउंड ऑफ द क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम्स कैरी कौन कर रहा है? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बाद में डीजनरेट हो जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। दो चीजें मैंने आपको समझाई। नंबर एक ये कि ये मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म क्यों रिटेन कर रहा है, और दूसरी बात ये कि पोलर बॉडी बनने के पीछे क्या रीजन है, क्या फंक्शनैलिटी है। रीजन तो बड़ा सिंपल है कि एक सेल डिवाइड करेगा तो 2 बनेंगे ही, लेकिन जो यूजफुल पर्पस वो सर्व कर रहा है पोलर बॉडी, हालांकि इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी ओवम, इट विल गेट डीजनरेटेड। देन व्हाई इट इज बीइंग फॉर्म? बिकॉज सम ऑफ द सेल हैज टू कैरी द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दैट विल बी डंप्ड व्हेन अ डिप्लॉयड सेल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ हैप्लॉयड सेल। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए एक डंपिंग ग्राउंड चाहिए, और इसलिए क्या बना है? ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। सो आई होप यू आर नाउ एब्सोल्युटली श्योर दैट व्हाट हैज हैपेंड इन द फॉलिक्यूलर फेज। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये फॉलिक्यूलर फेज में हुआ क्या है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन द ग्राफियन फॉलिकल. One of them has become dominant. Probably this follicle would have the majority of the FSH receptor or the maximum FSH receptor. तो जनरली पक्के तौर पे तो नहीं पता, पर ऐसा माना जाता है कि वो फॉलिकल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसेप्टर होंगे किसके, FSH के, वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ देम विल अंडरगो एट्रेजिया. सो रेस्ट ऑफ देम विल अंडरगो एट्रेजिया. So I hope this thing is absolutely clear. So let us consider. अब देखिए, ये मैंने आपको ओवरी के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट बता दी, एंड आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज द फॉलिक्यूलर फेज. तो अब हम ये देखते हैं कि हम जो बात कर रहे थे हार्मोन्स की, उनकी भी बात करते हैं. तो हमने ये कहा कि ये जो FSH है, जो कि पिछली साइकिल के करीब करीब आखिरी दिनों में आना शुरू हो गया होगा. सो लेट अस टेक दिस कलर, ब्लू कलर फॉर दैट. तो यहां पर FSH लेवल आया और ये FSH इंक्रीज हुआ. आप जानते हैं कि ये आना शुरू हो गया होगा पहले से ही. तो FSH जो है, इसकी वजह से ये जो फॉलिकल की क्या हो रही थी? डेवलपमेंट हो रही थी. ये बात बड़े ध्यान से समझिए, ये डेवलपमेंट हो रही थी. और अब हमने ये कहा कि इसके बाद में जो दूसरा जो हार्मोन है, दैट वुड बी LH. ये क्या होगा? LH होगा. और तीसरा हार्मोन करीब करीब डे 6 से, तो यहां पर मैं फॉलिक्यूलर ये शब्द हटा रहा हूं, ये करीब करीब डे 6 से आपने देखा कि यहां पर क्या आना शुरू हो गया होगा? ईस्ट्रोजन. तो क्या आना शुरू होगा? ईस्ट्रोजन. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? धीरे धीरे ईस्ट्रोजन, ये जो फॉलिकल है, इसके ग्रैनुलोसा सेल्स ज्यादा सिक्रीट करना शुरू करेंगे. आप जानते हैं कि वो एक एंड्रोजन को, जो कि प्रिकर्सर है, उसको कन्वर्ट करते हैं ईस्ट्रोजन में. ग्रैनुलोसा सेल, ये एंड्रोजन एक्चुअली थीका सेल्स ने बनाया है. तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होना शुरू होगा? इंक्रीज होगा. एंड आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ? तो these will have this increasing estrogen level will have a negative feedback effect on, or negative inhibition on the level of the gonadotropins. So what we expect is that the level of the FSH and the level of the LH will go down. This is what is going to happen. So this is something that is easily explained. आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई है कि जब ये ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, तो हम जानते हैं हार्मोन का जो फीडबैक कंट्रोल है, उसके हिसाब से आपने क्लास 11th में एंडोक्राइन सिस्टम में इसको पढ़ा है. तो इसका एक नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन किस पर आएगा? गोनाडोट्रोपिन्स पर आएगा, और FSH और LH का लेवल कम हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉलिकल की जो लेट स्टेजेस हैं, दे आर नाउ not under the control of FSH and LH. अब उनके ऊपर FSH और LH का नहीं था. अब तक ये समझ में आ गया है कौन डोमिनेंट बनेगा, कौन डोमिनेंट नहीं बनेगा. शुरू में ये डिपेंडेंट हो गए FSH और LH पर, और अब ये क्या हो चुके हैं? इंडिपेंडेंट. आप देख सकते हैं कि FSH और LH लेवल इस पर्टिकुलर स्टेज पे काफी क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं. सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर. और ये जो पर्टिकुलर जो चेंज आ रहा है, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. अब इधर देखिए बड़े ध्यान से. Something dramatic happens. अब एक और चीज समझ लीजिए. ये जो ईस्ट्रोजन यहां पर आया है, मैं ईस्ट्रोजन की बात कर रहा हूं प्री ओव्यूलेटरी फेज में.
प्री ओव्यूलेटरी फेज में ईस्ट्रोजन आया तो पहले हमने ये कहा कि FSH और LH नेगेटिव इनिबिशन से क्या हो गए, रिड्यूस हो गए और फॉलिकल की डेवलपमेंट अब इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो एक तो ये कहानी हो गई। दूसरी बात ये समझिए बड़े ध्यान से कि यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ था उसमें एंडोमेट्रियम काफी सारा क्या हो गया, स्लफ ऑफ हो गया। तो कम से कम उसे बेसिक लेवल तक रीजनरेट करने की जरूरत है। सो ये यूट्राइन बात कर रहा हूं मैं कि यूट्रस में क्या चेंज आ रहा होगा, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि यहां ईस्ट्रोजन आ रहा है और ईस्ट्रोजन गोनैड्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है, तो हम ये भी जानते हैं कि इसका असर किसी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन पे होगा और वो असर किस पर होता है, यूट्रस पर। और यूट्रस की जो वो लेयर जिस पे सबसे ज्यादा असर होगा इनका, वो एंडोमेट्रियम है। ये वो लेयर है जो चेंज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, खुद जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं वो एंडोमेट्रियम है। ये एंडोमेट्रियम यहां मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान क्या हुआ है, स्लफ ऑफ हुआ है और इसको एक बेसिक लेवल तक रीजनरेट करने की जरूरत है। यह काम कौन करेगा, ईस्ट्रोजन करेगा। सो यहां पर ये ईस्ट्रोजन रीजनरेट करता है, इट रीजनरेट्स द एंडोमेट्रियम थ्रू प्रोलिफरेशन, इसीलिए अगर आपको याद आ रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद की जो स्टेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो बाद की जो स्टेज है, मेंस्ट्रुअल फेज के जो बाद की स्टेज है, उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था कि ये बेसिकली एक प्रोलिफरेटिव फेज है। इसमें एंडोमेट्रियम क्या होता है, रीजनरेट होता है थ्रू प्रोलिफरेशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। आई एम कॉलिंग दिस एज अ प्रोलिफरेटिव फेज और इसमें हमने ये कहा कि ये रीजनरेट हो रहा है एंडोमेट्रियम थ्रू proliferation. You can easily see that this is because of estrogen and it is logical as well. So this is very very simple to understand. दूसरी बात ये समझिए कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज हो रही है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है और LH और FSH का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से कुछ घंटे पहले, इट इज एस्टिमेटेड अराउंड 30 आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन, something unusual happens. We do not have a convincing answer for the reason for that. तो हमारे पास हर चीज का जवाब नहीं है, ना कोई कन्विंसिंग जवाब है इस पर्टिकुलर फिनोमिना का जो अब होगा, जो कि जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन है, करीब कितने घंटे पहले, 30 आवर्स पहले ओव्यूलेशन के। ड्रामेटिक इफेक्ट ये होगा कि ईस्ट्रोजन जो अपनी पीक पर है, इट विल अंडरगो अ पॉजिटिव फीडबैक विद बोथ LH एज वेल एज FSH। तो ये इसका एक पॉजिटिव फीडबैक होगा जो कि किसके साथ होगा, LH के साथ भी होगा और FSH के साथ भी होगा। दिस इज वेरी अनयूजुअल। तो जनरली जो स्टीरॉयड हार्मोन है, अगर उनका लेवल बढ़ेगा तो गोनाडोट्रोपिन घटने चाहिए, ये हमने सीखा है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि एक बड़ा अनयूजुअल फिनोमिना होता है और इस अनयूजुअल फिनोमिना को, इस अनयूजुअल फिनोमिना में होता यह है कि ईस्ट्रोजन जब अपने पीक पर है तो वो पॉजिटिव फीडबैक में जाता है दोनों के साथ में, LH और FSH। फिर मैं बार बार कह रहा हूं LH और FSH, पहले LH कह रहा हूं बाद में FSH कह रहा हूं। द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑन LH, but please remember that the FSH level also increases. So what is the result of the positive feedback? Suddenly there is a dramatic increase in the level of the secretions of the gonadotropins. तो ये जो gonadotropins हैं, इनके लेवल में suddenly एक क्या होता है, dramatic increase होता है। This is again I am saying unusual. This is a positive feedback. So this estrogen also undergoes a positive feedback. This is a very very important question with, खास तौर पे हम बात कर रहे हैं LH पर, हम भूल नहीं रहे हैं किसको, FSH को भी। एंड दिस हैपन्स जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, and we are saying approximately 30 hours before ovulation. So हम ये कह रहे हैं कि करीब डे 13 के आसपास आप क्या देखेंगे इस साइकिल में, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 28 डे साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो 12th डे खत्म होते या 13th डे पर आप ये देखेंगे कि ये कहानी होगी कि ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक में जाएगा दोनों के साथ में। और होगा ये कि अचानक जो LH का लेवल है, तो ये LH का लेवल बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, ये 6 to 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। सो इस चीज को हम कहते हैं LH सर्ज, इसको हम कहते हैं LH surge. There is a dramatic positive feedback effect of estrogen on the levels of LH and it increases tremendously just before ovulation and the process is called as LH surge. But please remember that the level of FSH is also increased, though it does not increase as dramatically and therefore it is not called as an FS surge.
हालांकि इसका लेवल एफएसएच का भी इंक्रीज होता है, लेकिन इसको हम क्या नहीं कहते हैं, एफएसएच सर्ज नहीं कहते हैं, और ये एक अनयूजुअल फिनोमिना हुआ है और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो यहां पर मैं इस वीडियो को रोक रहा हूं, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस ड्रामेटिक जो इफेक्ट है पॉजिटिव फीडबैक, उसका क्या असर आता है इस फॉलिकल के ऊपर। आई विल लेट दिस डायग्राम रिमेन ऑन द बोर्ड और इसको हम यहीं से शुरू करेंगे। मैं इस डायग्राम को भी यहीं पर छोड़ दूंगा अगले वीडियो को शुरू करते हुए। तो हम ये देखेंगे कि ये जो ड्रामेटिक चेंज आया है इसका क्या असर oocyte पर आता है, किस तरह से ये प्रोसेस होना है जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और उसके बाद में जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है उसमें एक्चुअली क्या होता है। सो ये अगले वीडियो में हम देखते हैं। उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आया होगा, खास तौर पे ओवरी में और जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन जो हो रहा है यूट्रस में, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो व्हेन आई कम बैक वी विल लुक एट व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द सर्ज ऑफ LH एंड व्हाट हैपेंस इन द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू सो मच।